नमस्कार, समाचारों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा। इस वक्त की अहम खबर से शुरुआत करेंगे। जेडीयू नेता सौरभ कुमार की गोली मारकर हत्या हुई है, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियों पर डाल लेते हैं नजर। पटना के पुनपुन में जेडीयू नेता सौरभ कुमार की गोली मारकर हत्या। आक्रोशित लोगों ने पटना गया मार्ग पर किया जाम। शादी समारोह से लौट रहे थे सौरभ। सात मई को होने वाले तीसरे चरण के चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों ने झोंकी ताकत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज यूपी और मध्य प्रदेश में ताबड़तोड़ रैलियां। अमित शाह तेलंगाना और उड़ीसा में भरेंगे हुंकार। राजनाथ सिंह भी यूपी में ठोकेंगे ताल। और 13 मई को चौथे चरण के चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का आखिरी दिन। अखिलेश यादव कन्नौज से भरेंगे पर्चा। आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भी नामांकन भरने का आज अंतिम दिन। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के लिए तैयारियां अंतिम चरण में। संवेदनशील इलाकों में अर्धसैनिक बलों की तैनाती। 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 88 सीट पर कल डाले जाएंगे वोट। केन्या में भारी बारिश और बाढ़ ने मचाई तबाही। अब तक 38 लोगों की मौत। 11,000 से अधिक लोगों को किया गया विस्थापित। आईपीएल में आज हैदराबाद की टक्कर बेंगलुरु से। कल दिल्ली ने गुजरात को दी 4 रन से शिकस्त। ऋषभ पंत ने बनाया अनोखा रिकॉर्ड। एक गेंदबाज के खिलाफ 18 गेंदों में स्कोर किए 62 रन। और इस वक्त की बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां बदमाशों ने जेडीयू नेता सौरभ कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी है। सौरभ अपने दोस्त के साथ देर रात एक शादी समारोह से लौट रहे थे। इसी दौरान बाइक सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। सौरभ कुमार के सर में गोली लगी। इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। तो इस वक्त की बड़ी खबर, यहां पर जेडीयू नेता की गोली मारकर हत्या की गई है। सलमान इस वक्त हमारे साथ और जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं पटना से। सलमान, सबसे पहले इस वक्त यही जानना चाहेंगे कि इस वक्त क्या कुछ हालात हैं, क्या कुछ खबर इस वक्त आ रही है? में आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दी थी और काफी हंगामा किया है वहां, क्योंकि माहौल चुनाव की वजह से पहले से ही गर्म है। और ऐसे में एक युवा नेता की हत्या होने से लोगों में आक्रोश था और काफी भीड़ भाड़ वहां इकट्ठा हो गई मौके पर। और जैसे ही लोगों को पता चला कि 2 लोगों को गोली लगी है, जिसमें से एक सौरभ जो युवा नेता है जदयू के, उनकी मृत्यु हो गई, तो लोगों का आक्रोश हुआ और पटना गया मार्ग को उन्होंने जाम किया। काफी देर तक पुलिस के समझाने के बाद ये जाम खुला है। और जो सौरभ का एक साथी था, उसको भी गोली लगी थी। उसे कंकड़बाग के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो ये सारा घटनाक्रम काफी तेजी से हुआ। और ये जो शादी समारोह था, ये भी, इसमें भी काफी संख्या में राजनीतिक लोग आए हुए थे। और अभी तक हालांकि पुलिस को ये पता नहीं चल पाया है कि घटना के पीछे कौन लोग हैं और किन कारणों से ये घटना हुई है। तो ये सारी स्थितियां हैं। माहौल तो इस मर्डर के कारण काफी पटना का गर्म हो गया है। और अब पुलिस पर है कि पुलिस का ये कहना है कि उसकी जांच चल रही है और बहुत त्वरित गति से जांच करके वो नतीजे पर पहुंचेंगे। जी जया। बिल्कुल सलमान, यहां पर कल रात से ये घटना हुई है। अब तक क्या कुछ जानकारी पुलिस की तरफ से मुहैया कराई गई है? किस दिशा में जांच बढ़ रही है? जांच हो रही है समझ सकते हैं, लेकिन हमलावर आते हैं, बीच सड़क पर फायरिंग करते हैं एक युवा नेता पर और उसके बाद वहां से नदारद हो जाते हैं। कुछ भी यहां पर सुराग अभी तक नहीं जुटा पा रही है पुलिस? पुलिस का 2 थ्योरी पर असल में काम कर रही है पुलिस अभी। एक तो
व्यक्तिगत रंजिश कोई हो सकती है, पुलिस का ये कहना है। और या तो फिर ये किसी राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई घटना है, राजनीतिक द्वेष के कारण ये घटना हुई हो सकती है, लेकिन पुलिस अभी भी क्लूलेस है। उसका कहना है कि जांच चल रही है और जैसे ही कोई सुराग मिलेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो पुलिस सक्रिय है और जांच, पुलिस का कहना है जैसा कि सही दिशा में जांच चल रही है और जल्दी ही जो हमलावर हैं, ये जो हत्यारे हैं, उनका पता लगा लिया जाएगा और उनको गिरफ्तार किया जाएगा, ऐसा पुलिस का कहना है। जी हाँ। जय। सलमान, अगर हम बात करें इस वक्त पूरे घटनास्थल में इस वक्त किस तरह के हालात हैं? जो आक्रोशित भीड़ है, जो उनके समर्थक हैं, वो खासा हंगामा करते नजर आए, लेकिन इस वक्त क्या कुछ वहां पर हलचल है? देखिए, भीड़ तो छट गई है। पुलिस का कहना है कि स्थिति नियंत्रण में है और जांच चलेगी और सुराग मिलेंगे निश्चित रूप से। ये पीछे जो घटनाएं हैं, क्योंकि सौरभ एक युवा और बहुत ही सक्रिय नेता थे अपने क्षेत्र में, तो इसका शोक भी है लोगों में और आक्रोश भी है। लेकिन फिलहाल भीड़ छट गई है और अभी कोई खास हलचल यहाँ दिखाई नहीं देती है। जाहिर है कि जो अस्पताल है वहां पर कुछ लोग इकट्ठा हैं और बात कर रहे हैं आपस में, और ये चर्चा का बाजार गर्म है कि आखिर इस हत्या के पीछे कौन लोग हो सकते हैं। तो अभी कुछ भी कहना मुश्किल है, क्योंकि पुलिस का तो ये कहना है कि जांच जब तक पूरी नहीं हो जाती, हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच जाते, तब तक कुछ भी बताना मुश्किल है। लेकिन इस घटना के परिणाम क्या होंगे, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल। इससे क्योंकि पहले सलमान, जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि पुलिस इस वक्त कह रही है कि जांच हम कर रहे हैं, तो उसका इस वक्त क्या कुछ पुलिस का कहना है, आइए वो सुन लेते हैं। बढ़िया कोल में अजीत कुमार के भाई का रिसेप्शन का फंक्शन था। इसमें शिवनगर परसा बाजार के सौरभ कुमार अपने साथी के साथ आए हुए थे। तो वहाँ पर उनको लौटने के दौरान मोटरसाइकिल सवार अज्ञात लोगों द्वारा गोली मार दिया गया और उनको लोग अस्पताल ले गए। उनके साथ एक मुनमुन कुमार भी घायल थे, उनको कंकड़बाग उमा अस्पताल ले जाया गया, लेकिन सौरभ कुमार की मृत्यु हो चुकी थी। तो इस संबंध में पुलिस द्वारा छानबीन किया जा रहा है, हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। तो बाइक सवारों ने यहां पर जेडीयू नेता को गोली मारी है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि जांच आगे बढ़ रही है, लेकिन कोई सुराग अभी तक उन्हें मिला नहीं है। संवाददाता सलमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सलमान, क्या परिवारजनों ने किसी तरह की कोई बातचीत की या इस पूरी घटना से जुड़े कोई भी चश्मदीद की इस समय सामने आने की बात हो रही है? राजनीतिक इसके क्या कुछ घटनाक्रम होते हैं, उसकी तरफ आप इशारा कर रहे थे और उसकी एक झलक साफ नजर आती है जब हमने देखा कि कुछ नेता तुरंत उनके परिवार से मिलने भी पहुंच जाते हैं। देखिए जरा, ये बड़ा क्रूशियल टाइम है। बिहार की 5 सीटों पर दूसरे चरण में कल मतदान भी होना है और रिपरकशंस हो सकते हैं इस बात के। परिवारजनों को भी अभी कुछ ऐसा अंदाजा नहीं है कि कौन हो सकता है। जहां तक सौरभ की बात है, बहुत ही मितभाषी और हंसमुख मिजाज के व्यक्ति थे, तो इनसे किसी की कोई दुश्मनी हो सकती है ऐसा तो नहीं लगता है। लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता है हत्या के मामले में कि कब इसे क्या बात बुरी लगी हो। और खास तौर से ये लॉ एंड ऑर्डर के लिए एक बड़ी चुनौती है कि राजनीतिक दल के किसी नेता की हत्या हो जाना, और वो भी बीच चुनाव में, ये एक बड़ी बात है अपने आप में। और पुलिस इस मामले को गंभीरता से ले भी रही है। तो ये सारे जो घटनाक्रम हैं वो एक लॉ एंड ऑर्डर का इशू तो है ही, लेकिन इसके पॉलिटिकल जो राजनीतिक परिणाम हो सकते हैं, दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, वो भी एक संभावना है। और आक्रोश तो अभी भी व्याप्त है लोगों में, भले ही भीड़ छट गई है, लेकिन आक्रोश है लोगों में। और इस बात का जब तक पता नहीं चल जाता है कि किस कारण से किसने हत्या की है, ये अभी बहुत ही अर्ली होगा कहना। तो जब तक पुलिस की तफ्तीश पूरी नहीं हो जाती है, कुछ कहा नहीं जा सकता। जया, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सलमान, फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। इस वक्त की अहम खबर, जहां पर पटना में जेडीयू नेता सौरभ कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई हमलावरों ने। कल रात ये घटना हुई है। इस मामले को लेकर अभी पुलिस की जांच जारी है।
कुछ भी अपडेट जैसे ही मिलता है वैसे लगातार हम अपने दर्शकों को इस पूरी खबर पर अपडेट देंगे। यहां पर आइए बात कर लेते हैं 24 की चुनौती की। तो चुनावी घमासान के बीच भाजपा का ताबड़तोड़ प्रचार अभियान जारी है। भाजपा के स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के चुनावी दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सुबह में मध्य प्रदेश के मुरैना में भाजपा उम्मीदवार शिवमंगल सिंह तोमर के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश के 3 जिलों आगरा, बरेली और शाहजहांपुर में ताबड़तोड़ रैलियां कर भाजपा के प्रचार अभियान को धार देंगे। तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के जो स्टार प्रचारक हैं इस वक्त चुनावी मैदान में कूदे हुए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के स्टार प्रचारक अमित शाह आज तेलंगाना और उड़ीसा में चुनावी प्रचार का जिम्मा संभालेंगे। उनकी पहली चुनावी रैली तेलंगाना के मेडक संसदीय क्षेत्र में होगी। यहां चुनाव में बीजेपी से माधवनेनी रघुनंदन राव मैदान में हैं, जबकि कांग्रेस से नीलम मधु और बीआरएस से पी वेंकटराम रेड्डी चुनाव लड़ रहे हैं। मेडक लोकसभा सीट तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटों में से एक है। 1957 में अपनी स्थापना के बाद से मेडक सीट कांग्रेस का गढ़ रही है। तेलंगाना के बाद अमित शाह उड़ीसा के बोलांगीर संसदीय क्षेत्र के तहत पश्चिमी उड़ीसा के सोनपुर शहर में जनसभा करेंगे। उड़ीसा में लोकसभा और विधानसभा चुनाव का एक साथ 4 चरण में 13, 20, 25 मई और 1 जून को होंगे। पश्चिमी उड़ीसा वो इलाका है जहां बीजेपी की स्थिति बीजेडी के मुकाबले बेहतर है। वहीं सत्तारूढ़ पार्टी के अध्यक्ष और उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक भी चुनावी समर में ताल ठोक चुके हैं। गंजम में अपने गृह क्षेत्र हिंजली से प्रचार शुरू करते हुए उन्होंने 2036 तक उड़ीसा को विकसित राज्य बनाने का संकल्प लिया और बीजेडी के लिए रिकॉर्ड 6ठी बार कार्यकाल की मांग की। रक्षा मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह आज यूपी के चुनावी दौरे पर रहेंगे, जहां वे प्रदेश के लखीमपुर खीरी और कानपुर देहात में भाजपा उम्मीदवारों के पक्ष में रैली कर पार्टी की जीत को सुनिश्चित करेंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज कन्नौज से अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। पहले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के दामाद तेज प्रताप यादव को समाजवादी पार्टी ने कन्नौज से उम्मीदवार बनाया था, लेकिन अब इस सीट से अखिलेश यादव ने ताल ठोक दी है। दरअसल तेज प्रताप यादव की उम्मीदवारी घोषित होते ही कन्नौज में पार्टी की स्थानीय यूनिट विरोध में उतर आई, जिसके बाद पार्टी ने प्रत्याशी बदलने का फैसला किया। बहरहाल अब कन्नौज में चुनावी पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया है। बीजेपी ने अपने प्रत्याशी सुब्रत पाठक को जिताने के लिए भी रणनीति बनानी शुरू कर दी है और इस सीट का मुलायम परिवार से भी पुराना नाता रहा है। 1999 में यहां से मुलायम सिंह यादव को जीत मिली थी। मुलायम सिंह के ये सीट छोड़ने के बाद उपचुनाव में अखिलेश जीते और तब से 2019 में डिंपल की हार तक ये सीट मुलायम परिवार के पास ही रही है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के कन्नौज में चुनाव लड़ने पर यूपी के मंत्री जयवीर सिंह ने तंज कसा है। कहा है कि यह है असली पीडीए यानी कि परिवार विकास प्राधिकरण सैफई। असली पीडीए यही तो है, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ सैफई, यही तो है पीडीए। तो पीडीए है, पीडीए दिखाई पड़ रहा है। बधाई सपा के लोगों को, बधाई अखिलेश जी को बधाई। यहाँ कोई चुनौती नहीं, लोगों ने इस बार निर्णय ले लिया। मैनपुरी का निर्णय है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, इस बार कमल खिलेगा, भगवा लहराएगा। जन जन खुद चुनाव लड़ रहा है, एक एक मतदाता, एक एक यहाँ का व्यक्ति खुद चुनाव लड़ रहा है। इस बार मैनपुरी ने निर्णय ले लिया है कि लड़ेगा मैनपुरी, लड़ रहा है मैनपुरी और जीत रहा है मैनपुरी। लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश का सागर सीट इन दिनों काफी चर्चा में है।
वर्ष 1996 में ही इस सीट पर भाजपा का कब्जा रहा है। मध्य प्रदेश महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष रही लता वानखेड़े इस बार भाजपा के टिकट पर यहां से ताल ठोक रही हैं। चुनावी चर्चा के बीच लता वानखेड़े ने बात की हमारे संवाददाता उर्मिलेश भट्ट से। भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर लता वानखेड़े को इस समय अपना उम्मीदवार बनाया है। क्या कुछ इनके मुद्दे हैं सागर में और किन बातों को लेकर के ये जनता के बीच में जा रहे हैं, स्वयं लता वानखेड़ा जिसे हम बात करते हैं, क्या कुछ मुद्दे आपके इस समय हैं? तो सबसे प्रमुख मांग तो आई है कि सिरोंज तरफ रेलवे कनेक्टिविटी नहीं है, तो वहाँ हमें रेलवे से जोड़ना है सिरोंज को, कुरवाई को और शमशाबाद। यहाँ रेलवे ट्रैक नहीं है, तो हमें यहाँ रेलवे ट्रैक हमारा सबसे प्रमुखता से रेलवे। और दूसरा सागर अभी चूंकि बहुत बढ़ गया और बुंदेलखंड का ये पूरे संभाग का ये मेन सागर मुख्यालय है, तो यहाँ पर फ्लाइट कनेक्टिविटी भी नहीं है। तो मेरा दूसरा लक्ष्य रहेगा यहाँ पर मैं एयर स्ट्रिप का मैं बनवाऊँ ताकि यहाँ से लोगों को कहीं जाना हो तो फ्लाइट सुविधा प्राप्त हो सके। तो महिलाओं से मेरा बहुत काफ़ी साथ उनसे मेरा बहुत जुड़ाव है और उनकी हर स्थिति से मैं बहुत रूबरू हूँ। तो महिलाओं में थोड़ा मुझे लगता है कि आत्मविश्वास की कमी के कारण वो बहुत आगे नहीं बढ़ पा रही हैं और आत्मविश्वास आता है स्वावलंबन से। तो यही लक्ष्य है कि मैं हर महिलाओं को स्वावलंबी बना पाऊँ, उनको उनकी प्रतिभा के अनुसार उनको वो अवसर में दिला पाऊँ जो इसकी वो लायक हैं। और जिस तरह से हमारे मोदी जी ने अभी 3 करोड़ दीदियों को लखपति दीदी बनाने की घोषणा की है, तो ज़्यादा से ज़्यादा उन लखपति दीदियों में मेरा सागर लोकसभा शामिल हो। मेरा यही महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा काम करने का रहेगा। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार सागर से डॉक्टर लता वानखेड़े, जिनका कहना है कि इस चुनाव में महिला, रोजगार और क्षेत्र का विकास एक उनकी प्राथमिकता है। कैमरामैन संजय जैना के साथ मैं उर्मिलेश भट्ट, टीडी न्यूज़, सागर, मध्य प्रदेश। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए तैयारियां अंतिम चरण में हैं। कुल 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 88 सीटों पर डाले जाएंगे लोकसभा चुनाव के लिए। कल होने वाले मतदान से पहले जम्मू कश्मीर में पुलिस ने अर्धसैनिक बलों के साथ फ्लैग मार्च निकाला। रियासी शहर के विभिन्न हिस्सों में फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च का आयोजन निवासियों के बीच उनकी सुरक्षा और शहर में कानून व्यवस्था की स्थिति के बारे में विश्वास पैदा करने के लिए किया गया था। और मणिपुर में भी कल मतदान होगा। यहां बाहरी मणिपुर संसदीय क्षेत्र के 13 विधानसभा क्षेत्रों में कल चुनाव होंगे, जिसके लिए सभी जरूरी इंतजाम चुनाव आयोग की ओर से कर लिए गए हैं। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की 87 कंपनियों और मणिपुर पुलिस के 4000 से अधिक कर्मियों को तैनात किया गया है। Segments of the Outer Manipur Parliamentary Constituency, they are going for polls on the 26th of April. So put together 857 polling stations, including 9 special polling stations are going for polls, and they are all part of the Outer Manipur Parliamentary Constituency, and all the necessary arrangements have been done. And 87 companies of Central Paramilitary Forces and more than 4,000 personnel from State Police Force are being deployed for doing the security related work to ensure that the elections are free and fair and incident free. तो 24 की चुनौती में फिलहाल इतना ही। खबर दिल्ली से, जहां पर इंडिया गेट के सामने एक आइसक्रीम विक्रेता की चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान प्रभाकर के तौर पर हुई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने बताया कि कल शाम एक आइसक्रीम विक्रेता पर हमले की सूचना प्राप्त हुई, जिसके बाद पुलिस पीड़ित को अस्पताल लेकर पहुंची, जहां इलाज के दौरान पीड़ित की मौत हो गई। सीसीटीवी कैमरे में आरोपी की पहचान कर ली गई है और जल्द ही उसे पकड़ लिया जाएगा। और भारत इस समय मिशन गगनयान की तैयारी कर रहा है।
गगनयान को लेकर कैसी है इसरो की तैयारी, इस पर हम आज से एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें इससे जुड़े तमाम पक्षों पर विस्तार से बात करेंगे। इसरो अपने गगनयान मिशन की तैयारियों में लगा हुआ है। ऐसे में ये प्रश्न मन में आता है कि आखिर अंतरिक्ष यात्रियों का चयन कैसे होता है, किस तरह की ट्रेनिंग उन्हें दी जाती है और वे कैसे खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार करते हैं। इन प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। इसरो अब अपने गगनयान मिशन की तैयारियों में लगातार जुटा हुआ है। ऐसे में आपके लिए ये जानना काफी दिलचस्प होगा कि इन अंतरिक्ष यात्रियों का सिलेक्शन कैसे होता है, किस तरह की ट्रेनिंग उन्हें दी जाती है, वो कैसे खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार करते हैं। तो आइए आपको बताते हैं। दरअसल नासा की तरह ही इसरो में भी एस्ट्रोनॉट बनने के लिए कुछ योग्यताएं जरूरी हैं। सबसे पहले तो अप्लाई करने वाला भारत का नागरिक होना चाहिए। वहीं एजुकेशन की बात की जाए तो इसरो का एस्ट्रोनॉट बनने के लिए इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या मैथमेटिक्स में बैचलर डिग्री होनी चाहिए। वहीं डॉक्टरेट या एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की डिग्री भी जरूरी है। गगनयान मिशन के लिए जिन एस्ट्रोनॉट को ट्रेनिंग दी जा रही है वो एयरफोर्स के पायलट हैं। पहली बार आप सेलेक्ट कर रहा है ना, वो होगा फाइटर पायलट से, दैट इज एसेंशियली फ्रॉम एयरफोर्स। पानी के अंदर होती है स्पेस वॉक की प्रैक्टिस। स्पेस वॉक की प्रैक्टिस के लिए एस्ट्रोनॉट एक बड़े इंडोर पूल में स्पेसक्राफ्ट के साथ तैरते हैं। पूल में गोता लगाने से माइक्रोग्रेविटी या भार रहित वातावरण महसूस होता है। इस विशाल पूल में 62 लाख गैलन पानी होता है ताकि एस्ट्रोनॉट भारहीन वातावरण में हार्डवेयर का इस्तेमाल करने की प्रैक्टिस कर सकें। एक आर्टिफिशियल वेटलेसनेस को आप क्रिएट करना पड़ेगा, लगभग एग्जैक्टली नहीं कर सकता है बट लगभग। उसके लिए क्या कर सकता है, पॉन्ड, एक पानी के अंदर हम तैरने के समय लगभग वेटलेसनेस होगा। पानी में आपका कोई ग्राउंड नहीं है ना, सो पानी से आप पुश करना है तो आपको एक अलग तरीके से बॉडी को यूज करना पड़ता है ना। इस तरह से ट्रेनिंग देगा वेटलेसनेस में कैसा काम करना है। जीरो ग्रेविटी के लिए चलाते हैं वॉमिट कॉमेट। एस्ट्रोनॉट वॉमिट कॉमेट नाम के प्लेन को चलाकर भारहीनता का अनुभव करते हैं। इसके तहत एस्ट्रोनॉट जीरो ग्रेविटी वाले वॉमिट कॉमेट प्लेन की उड़ान भरते हैं और ट्रेनिंग लेते हैं। ये प्लेन फ्लोटिंग लैब की तरह भी काम करता है। रेगिस्तान में होती है सर्वाइवल ट्रेनिंग। इसके साथ ही इमरजेंसी लैंडिंग के लिए एस्ट्रोनॉट्स को रेगिस्तान में सर्वाइवल ट्रेनिंग दी जाती है। सहनशीलता का भी होता है टेस्ट। एस्ट्रोनॉट एक गोल गोल घूमने वाली मशीन पर बहुत तेज गुरुत्वाकर्षण बल के लिए अपनी सहनशीलता का टेस्ट करते हैं। सबसे अहम है मानसिक संतुलन। भविष्य के एस्ट्रोनॉट्स मनोवैज्ञानिक और साइकियाट्रिक स्क्रीनिंग से गुजरते हैं। ऐसे में जो एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष यात्रा के लिए फिट नहीं होते उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है। आपको बता दें कि इसरो के मानव मिशन गगनयान से जुड़े एस्ट्रोनॉट्स को अब बेंगलुरु के चल्लेकेरे में बने ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग दी जा रही है। स्पेसक्राफ्ट के क्रू, सर्विस मॉड्यूल से लेकर अंतरिक्ष यात्रियों की ट्रेनिंग और मिशन कंट्रोल इसी सेंटर में किया जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि अंतरिक्ष में जाना उतना आसान नहीं है। फिर भी हमारे चारों एस्ट्रोनॉट्स ने खुद को इस काबिल बनाया और वो दिन अब दूर नहीं जब भारत भी गगनयान मिशन के जरिए अंतरिक्ष में होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो खबरों का सिलसिला दूरदर्शन न्यूज पर जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।